Very good afternoon to all of you. So आपकी 3 units complete हो चुकी हैं already, and today we will start the 4th unit, that is biodiversity. Today we will cover the syllabus of the biodiversity, which includes the definition of biodiversity. India has a mega biodiversity, the IUCN Red List, values of the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी वो जो यूनिट है वो 2 पार्ट में की हुई है. तो फर्स्ट टुडे वी विल go through the biodiversity part 1, and in the second class we will go through the biodiversity part 2. स्टूडेंट्स जो लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं, आप लोगों को हो सकता है स्क्रीन में डेफिनेटली जो विजिबिलिटी होती है थोड़ा कम होती है, तो आप अगर जूम इन करोगे उस पर अपनी स्क्रीन पे तो आपको पीपीटीज और जो वो शेयर की जा रही है उस पर डायरेक्टली आपका जूम इन हो जाएगा. तो अगर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें दिख नहीं रहा है वो मोबाइल की स्क्रीन पे, तो आप जूम इन कीजिए, आपको जो है विजिबल हो जाएगा. So let's start with the definition of biodiversity. The term biodiversity, it comes from the biological diversity, refers to the variety of life on Earth at all its levels, from genes to ecosystems, and can encompass the evolutionary, ecological, and cultural process that sustain life. तो समझ लेते हैं कि means है क्या exactly. सपोज 2 इकोसिस्टम है या फिर कह लो 2 फॉरेस्ट हैं. द फर्स्ट वन इज जो नंबर 1 है, इसमें 100 जो है सिर्फ एलिफेंट है. एलिफेंट के अलावा उसमें कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है, मींस कोई दूसरा एनिमल नहीं है, कोई दूसरा प्लांट नहीं है. कितने एलिफेंट्स हैं? 100 एलिफेंट्स. और एक दूसरा फॉरेस्ट है, वहां पे एक लॉयन है, वहां पे 10 डियर है, एंड वहां करीब 20 जो है रैबिट्स हैं. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. नो प्लांट्स, नो फॉरेस्ट, नो एनिमल्स. लेट्स से आइडियलिक केस ले लेते हैं. तो जो पहला केस है 100 एलिफेंट्स हैं, सिर्फ 100 एलिफेंट्स हैं. तो यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज, वो कितनी है? 1, ओनली 1. तो इस तरह का जो इकोसिस्टम है वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा. लेकिन जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो दूसरे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिया कि एक लॉयन है, 10 वहाँ पे डियर्स हैं, 20 रैबिट्स हैं, तो यहाँ स्पेसीज कितनी है? नंबर ऑफ स्पेसीज 3 हैं. तो जो इसका बायोलॉजिकल डाइवर्जन था वो था 1, और इसका बायोलॉजिकल डाइवर्जन हुआ 3. दैट मीन्स इट इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस वन. यहाँ एक रैबिट भी है, हर्बीवोर्स है, उसको खाने के लिए कार्निवोर्स भी है. हमने एक आइडियल केस ली थी, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है उसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. बट स्टिल जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट जो है ज्यादा बढ़ जाएगा. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम में समझा था कि इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज. तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स पे होती है. नंबर 1 इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. जब हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो डेफिनेटली वी आर मीन टू दी डीएनए. एंड डीएनए का जो वेरिएशन विजिबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ही विजिबल है. मींस अगर हम 2 स्पेसीज में डिफर करें, 2 स्पेसीज लेते हैं, एक लिया डॉग, एक लिया कैट. अगर हमें डीएनए का डाइवर्जन देखना है तो डेफिनेटली इन सब के डीएनए में डिफरेंस होगा, जेनेटिकली डिफरेंस होगा. लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी इज आल्सो विजिबल टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. अगर हम सिर्फ डॉग ही लें तो जितने भी डॉग की वैरायटीज हैं, या फिर हम ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स लें तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब में जेनेटिकल वेरिएशन है, जेनेटिकल डाइवर्जन है. इट इज रिस्पॉन्सिबल, जो चेंजेस होते हैं कि एरिया, लैटिट्यूड, कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो सब विजिबल होते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. एंड इट इज ऑफ utmost इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज दैट थिंग व्हिच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम मेनी टाइप ऑफ डिजीजेस. Each member of any animal or plant species differs widely from other individual in its genetic makeup because of the large number of combinations possible in the genes that give every individual specific characteristic. Example, each human being is very different from all others. So जो total variations हैं, it is because of genetic variation. It is because of the DNA structure variation.
ओके तो इस टाइप की जो लेवल की इस लेवल की जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसीज के अंदर ही जो वेरिएशंस है दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इसके सेकंड लेवल पे जाते हैं। सेकंड लेवल इज स्पेसीज डाइवर्सिटी। नाम से समझ में जैसे आ रहा है कि स्पेसीज डाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी अमंग द स्पेसीज। अब हम दो या तीन एनिमल्स अगर लेंगे जैसे इस इमेज में फिगर में दिया हुआ है कि एक बियर है, एक चीता है, मींस एक टाइगर है, एलिफेंट है। तो ये जो वेरिएशन है दीज आर स्पेसीज डाइवर्सिटी। जैसे मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था कि दो फॉरेस्ट के कि वहाँ पे बायो स्पेसीज डाइवर्सिटी कितनी है इस तरह से, तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो स्पेसीज इट इज नॉट ओनली अबाउट द एनिमल्स इट आल्सो इंक्लूड्स द प्लांट्स की जो प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज होंगी स्पेसीज डाइवर्सिटी होगी दैट इज कम्स टू स्पेसीज डाइवर्सिटी। The number of species of plants and animals that are present in a region constitutes its species diversity. This diversity is seen both in natural ecosystems and in agricultural ecosystems. Some areas are more rich in species than others. जब हम स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वी यूज तो थोड़ा ध्यान से समझना। द नंबर वन इज स्पेसीज रिचनेस। नंबर वन इज species richness and the number two is relative abundance. फॉर एग्जाम्पल हमने दो फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स लिए थे तो उसी को दोबारा से लेते हैं कि एक में एलिफेंट है 100 और एक में डेफिनेटली एलिफेंट ही सिर्फ एक आइडियल केस नहीं हो सकता, वहाँ कुछ प्लांट्स भी होंगे, प्रोड्यूसर्स भी होंगे, तो कुछ वहाँ पे और भी ग्रुप्स होंगे। और एक हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि कैट हैं 5, डॉग है 4, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं एन नंबर्स या फिर कह लीजिए इस तरह से 50 के आसपास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं। तो स्पेसीज रिचनेस मींस कि उस पर्टिकुलर इकोलॉजी में उस पर्टिकुलर स्पेसीज की रिचनेस कितनी है। जैसे इसके लिए 100 है क्योंकि उनका क्वांटिटी कितनी है 100, इसमें कैट की 5 है, डॉग की 4 है, तो दिस इज स्पेसीज रिचनेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस, here the word is used is relative. When we say the word relative, that means it has some relation to the other. तो जब हम रिलेटिव एबंडेंस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कैट और डॉग, तो कैट कितने 5 एंड डॉग कितने 4, तो कैट का डॉग से क्या रिलेशन है, क्या रिलेटिव एबंडेंस है, देन वी विल डिवाइड 5/4 इज इक्वल टू 1.25, दैट इज रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कैट टू द डॉग इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपके इस फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरह का कोई क्वेश्चन इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा कि इतना को पर्टिकुलर ये दे दिया जाए और काउंट करने के लिए दिया जाए, बट एक जनरल एक ओवरव्यू में जो है आ सकता है कि कमेंट और एक्सप्लेन स्पेसीज रिचनेस रिलेटिव एबंडेंस इस टाइप से। इतना डेप्थ में जाकर के अब एग्जांपल देके डिवाइड करके सॉल्व कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ओके तो रिलेटिव एबंडेंस क्या हुआ, दैट इज द abundance of particular species to the comparison of another one. जब हम डाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी की स्पेशियल स्टडी करते हैं, सी दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। वन इज स्पेशियल, SPATIAL, दैट इज स्पेशियल, एंड कई जगह स्पेटियल भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग स्पेशियल भी कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। एंड एक वर्ड होता है स्पेशल, दिस स्पेशल, कुछ लोग इसको भी स्पेशल कहते हैं। जब वर्ड यूज कहते हैं स्पेशल तो दे मींस दे अंडरस्टूड लाइक इट इज समथिंग स्पेशल और इम्पोर्टेंट, सो ऐसा ही इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है। हियर स्पेशल मींस इम्पोर्टेंट, जो SPECIAL होता है स्पेशल, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्या कोई स्पेशल चीज है, कोई स्पेशल ओकेजन, कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन, दैट इज इंग्लिश का क्या। व्हेन वी से स्पेशियल,
That means reference to GIS, reference to GIS, reference to their location. Location here means कि अगर कोई बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ इस कंप्लीट एरिया में कोई एक एनिमल्स पाए जा रहे हैं, तो ये जो हम वैल्यू बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज अ स्पेशल रेफरेंस। इस पर्टिकुलर एरिया में ये एनिमल्स और बर्ड्स पाए जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में ये पाए जा रहे हैं, इस सेंटर में ये चीजें पाई जा रही हैं। When we are providing the reference of their latitude and longitude, their particular location, that where they are located, that reference is known as spatial. Okay? जब हम उसके लोकेशंस के साथ बात करते हैं कि इस एरिया में ये है, वेस्टर्न जगह पे ये है, ईस्टर्न जगह पे ये है, सेंटर में ये है, तो दैट वर्ड इज नोन एज स्पेशियल। तो स्पेशियल की बेसिस पे डाइवर्सिटी को 3 types में क्लासिफाई किया गया है। It is classified in 3 types. The first one is the alpha species, alpha, beta, and gamma. Alpha means alpha diversity is the species diversity within a community. जब किसी एक कम्युनिटी के अंदर ही डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया जाए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ही हमने डाइवर्सिटीज को ऑब्जर्व कर लिया कि इतने इतने तरह के जो है करीब 800 टाइप के डाइवर्स अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स अवेलेबल हैं, देन दैट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज नोन एज अल्फा स्पेसीज डाइवर्सिटी। लेकिन जब हम स्पेशली इसको इंक्रीज करें, इसका एरिया अगर हम स्पेशली इंक्रीज करें, देन अगर कम्युनिटी भी सिंगल थी दैट इज अल्फा स्पेसीज, लेकिन अगर कम्युनिटी भी कई सारी हो गई तो इन कम्युनिटीज पे जब हम कंपेयर करेंगे, then we will compare the species among these different 5 communities, 5 और XYZ जो भी communities पे हम compare करेंगे, that type of diversity is known as beta species diversity. It is the measure of variation in species diversity between 2 or more adjacent communities. Here the one more word is, that is adjacent. ये कम्युनिटीज जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं ये भी एडजेसेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक कम्युनिटी इंडिया की है और उसको हम अफ्रीका की कम्युनिटी से डिफर कर कंपेयर कर रहे हैं। These all communities must be adjacent to each other. अल्फा स्पेसीज में सिर्फ कम्युनिटी थी, बीटा स्पेसीज में कई सारी एडजेसेंट कम्युनिटीज, एंड देन गामा स्पेसीज डाइवर्सिटी। अब यहाँ स्पेशल जो स्केल है मींस जो उसका प्रोस्पेक्ट, वो जो लार्ज एरिया है वो इंक्रीज करेगा। So gamma diversity is represented as total number of species in a landscape or a geographic region. जब कई सारी कम्युनिटीज ये सब बनती हैं तो एक बहुत बड़ा geographic region डेवलप करती हैं। वो जो geographic regions डेवलप होती हैं जिसमें कई सारी कम्युनिटीज होती हैं, जब उस लेवल पे हम species diversity को स्टडी करते हैं, that is known as gamma species diversity. तो अल्फा बीटा गामा में जैसे जैसे हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं, द डिफरेंस इज द स्पेशियल लोकेशन, कि वहां की स्पेशल एरिया कितना बड़ा कंसीडर कर रहे हैं। The third level of biodiversity is the ecosystem diversity. इकोसिस्टम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर 2 या 3 तरह के इकोसिस्टम को हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल इस इमेज में भी शो किया हुआ है कि एक डेजर्ट इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक वाटर का इकोसिस्टम है, तो डेफिनेटली वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वहाँ के ट्रॉफिक लेवल्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, मींस और डिकम्पोजर्स हैं, उन सब में डिफरेंसेस होंगे। तो जब हम इकोसिस्टम को कंपेयर करके जो डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। There are a large variety of different ecosystems on Earth which have their own complement of distinctive interlinked species based on the differences in the habitat. These are known as ecosystem diversity. India as a mega biodiversity nation. See, biodiversity मैंने आपको बता दी क्या होती है, लेकिन इंडिया को एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन कहा जाता है। India is among the mega biodiversity nation. Total, there are 12 mega biodiversity countries in the world. India is one of them. तो जो 12 countries हैं उसमें जो other 11 countries हैं, the first one is the Brazil, China,
मैं आपको नाम बोल दे रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लें, अदरवाइज आप इसको गूगल भी कर सकते हैं डिटेल्स को, कि इंडिया के अलावा जो 11 कंट्रीज और हैं, दे आर ब्राज़ील, चाइना, कोस्टा रिका, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, मैक्सिको, पेरू, साउथ अफ्रीका एंड वेनेजुएला. These 12 countries are the mega biodiversity nations. Mega means कि यहाँ पे जो biodiversity है, जो different types के plants, different types के animals, वो काफी ज़्यादा enriched हैं. That is why these countries are known as mega biodiversity nations. कि वहाँ के forests, वहाँ के grasslands, wetlands, coastals and marine ecosystem, desert ecosystem, जितने भी हैं ये different types के वहाँ पे enrichment है. That's why. अगर हम बायोजियोग्राफिकली देखें कि पूरी अर्थ को कुछ बायोजियोग्राफिकली देखें तो कुछ जंक्शंस में बांटा गया, डिवाइड किया गया है, ठीक है. तो जो इंडिया है, इंडिया सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 रियाम्स. द फर्स्ट वन इज द एफ्रोट्रॉपिकल, द सेकंड वन इज द इंडोमलायन एंड द थर्ड वन इज द पैलियो आर्कटिक रियाम्स. इंडिया इज सिचुएटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ 3 रियाम्स. इन 3 रियाम्स के ट्राई जंक्शन पे होने की वजह से ही इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है, की प्रॉपर्टीज है कि यहाँ इतने डिफरेंट टाइप्स के जो क्लाइमेट्स हैं, लाइक डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं, कोस्टल रीजन्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, तो एंड गैंजेटिक प्लेन्स भी हैं. बिकॉज ऑफ ऑल दीज different types of biodiversities are there, and India is luckily have high mega biodiversity. जो बायोडाइवर्सिटी के बाद अगर हम इंडिया को देखें तो बायोजियोग्राफिक जोन्स में हम इंडिया को कवर करते हैं. The word biogeographic zones. Biogeographic zones is a very large scale value. Means अगर हम ट्रांस हिमालयन जोन कह रहे हैं, हिमालयन जोन, डेजर्ट जोन, तो एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया है. तो बायोजियोग्राफिक जोन्स के अंदर इसके कुछ सब पार्ट्स बनाए गए हैं. The sub part first one is known as biotic province. Biotic province. एंड बायोटिक प्रोविंस के भी कुछ सब पार्ट्स बनाए गए जिसे कहते हैं बायोम्स. मींस इंडिया हैव 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स. So definitely those biogeographical zones have some biotic provinces, and those particular biotic provinces also have some biomes in it. Number one is the Trans-Himalayan zone, Himalayan zone, desert, semi-arid, Western Ghat, Deccan Plateau, Gangetic Plain, coastal zone, northeast zone, and islands. It is more clear from this image that how these 10 biogeographical zones are classified. The first one is the Trans-Himalayan. The blue color in this area is the Trans-Himalayan. Trans-Himalayan have high height altitude. जो sea level से altitude होता है वो Trans-Himalayan area का high in comparison to other areas, even in comparison to the Himalayan regions. That's why these are Trans-Himalayan area. Then these are Himalayan regions. Then desert में mainly आपका राजस्थान and पंजाब का एरिया. पंजाब में जो रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का एरिया, and राजस्थान. And इसके एरिया जो सेमी एरिड एरिया है, सेमी एरिड मीन्स दे आर नॉट एरिड, दे आर नॉट डेजर्ट, बट दे आर आल्सो हैव सम एरिडिटी इन इट. मीन्स वहाँ भी जो रेनफॉल है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू अदर एरिया. तो this area, Punjab, Haryana to Gujarat, this complete is known as semi-arid region. This is desert area. And after semi-arid, it comes the Western Ghat. Western Ghat means ये जो हमारा Western border पे है oceans के पास. हम पूरे इन सारे डिटेल्स को, सारे geographical zones को one by one डिस्कस करेंगे further. But अभी हम मैप के थ्रू जो है कर लेते हैं. अगर कोई पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिकल जोन का एनिमल या प्लांट्स कुछ पूछे जाते हैं
यूजली अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग तो ऐसे कोई पर्टिकुलर आपसे एनिमल्स या प्लांट्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन समटाइम इन एसएससी और यूपीएससी उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है पर्टिकुलर कुछ एनिमल्स का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रांस हिमालय से या कौन सा कॉम्बिनेशन डेजर्ट से या, तो इस चीज़ को आप लोगों को जो है देख लीजिएगा इस चीज़ को कि कौन कौन से जोन्स में कौन से प्लांट्स और एनिमल्स, वो भी कोई पर्टिकुलर आपको सारे याद नहीं करने क्योंकि 10 जोन्स हैं, इतने साइंटिफिक नेम्स हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स स्पेसीज आप सब याद भी नहीं कर सकते हो। तो एक तो साल में जो भी स्पेसीज न्यूज में रही हो समवॉट ऑफ कोई एक्सीडेंट की वजह से, कहीं कुछ पोचिंग की वजह से, कहीं कोई आईयूसीएन ने लिस्ट में जारी रिलीज की हो उसकी वजह से, कुछ एरिया में डिक्लेयर हुआ हो, तो वो जो पर्टिकुलर स्पेसीज है वेदर इट इज फ्रॉम एनिमल और प्लांट, वो स्पेसीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उस एरियाज के वो पर्टिकुलर स्पेसीज की डिटेल्स आप जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। देन आफ्टर दैट डेक्कन प्लेट्यूज डेफिनेटली क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है, झारखंड से लेकर के पूरा साउथ तक है, तो डेफिनेटली इट कवर्स लॉट ऑफ एरिया। एंड देन गैंजेटिक प्लेन हैव अ मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, तो जितना भी एल्यूवियल रीजन है जो गैंजेस से आया हुआ एल्यूवियल है, वो एरिया पूरा यूपी से लेके बंगाल और थोड़ा सा उड़ीसा का भी अपर पार्ट, those all comprised of the Gangetic plain. Then 8th one is the coasts, then 9th is the entire northeast, and the 10th one is the islands. So the first one is the Trans-Himalayan zone. Trans-Himalayan zone में annual rainfall is less than 350 millimeter. Less than 350 millimeter. मीन्स जो यहाँ हिल्स हैं, जो एल्टीट्यूड है डेफिनेटली वो हाई होगा, तो यहाँ जो एलिवेशन है, द एलिवेशन रेंजेस फ्रॉम 5000 टू 6000 मीटर, 5000 मीटर टू 6000 मीटर मीन्स जो सी लेवल हमारा होता है उससे जो एल्टीट्यूड है, इतनी हाइट है, वो 5000 मीटर से 6000 मीटर, एंड यहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफी कम है, 350 मिलीमीटर से भी कम यहाँ पे रेनफॉल होती है। तो अकॉर्डिंगली जब इन ये दो पैरामीटर्स हमें पता चल गए तो डेफिनेटली वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना होंगे, जो वहाँ के प्लांट्स होंगे, जो वहाँ के एनिमल्स होंगे, वो उस जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो वहाँ पे कंडीशंस जो प्रिवेल कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ डेवलप हो चुके होंगे। Trans-Himalayan is subdivided into 3 provinces. The first one is the Ladakh Mountains, Tibetan Plateau, Sikkim Plateau. एंड अगर हम फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो यहाँ फ्लोरा में मेनली स्टेपीज, अल्पाइन स्टेपी एंड अल्पाइन हर्बेशियस फॉर्मेशंस, इस तरह की जो फॉर्मेशंस होती हैं स्टेपी फॉर्मेशंस, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट. This area is also known as high altitude cold desert. तो हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट जिसे भी कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट मीन्स क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है काफी लेस है, तो हाई एल्टीट्यूड मैंने बताई थी, हाई एल्टीट्यूड पे। द सेकंड वन इज द हिमालयन जोन. Himalayan zone, it consists of 4 provinces. The first one is the Northwest Himalaya, then West Himalaya, then Central Himalaya, and the fourth one is the East Himalaya. इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर में स्प्रेड है। अगर आप इंडिया का मैप देखो तो उसमें इसकी जो रेंजेस हैं वो काफी वाइड हैं, तो इट स्प्रेड्स इन spread from 2400 kilometer. Here we are discussing the administrative boundaries of India, क्योंकि हिमालय की सिर्फ administrative boundaries of India में ही नहीं है, जो हमने provinces बनाए हैं वो हमने अपने according बनाए हैं, लेकिन जो zone है वो इंडिया के बाहर भी है। तो जो 2400 किलोमीटर की रेंजेस हैं इसमें कुछ पार्ट बाहर का भी है, लाइक अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार। टेम्परेचर वेरिएशन है यहाँ, it varies from -30 degrees Celsius to 25 degrees Celsius.
and the rainfall varies from 1500 millimeter. This 1500 millimeter is in the West Himalaya region, and in the east side it varies from 4800 millimeter. Okay, so based on these rainfall and temperature and the elevation it have from the sea level, the flora and fauna varies from the place to place. तो यहाँ की जो मेन फ्लोरा एंड फौना है उसमें जो फेमस है वो पाइन्स, देवदार, स्प्राउस, सिल्वर फर, ओक्स, ये सब यहाँ पे जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। एंड एनिमल्स में तिब्बतन एस, सिक्किम स्टैग, हिमालयन मस्क डियर, सांबर, तहार, आइबेक्स, सन बियर, वाइल्ड बोर। इसमें एक एनिमल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आइबेक्स। इस पे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसमें हिमालयन जोन में आइबेक्स एंड ट्रांस हिमालयन में स्नो लेपर्ड, ये क्वेश्चंस काफी आते हैं कि स्नो लेपर्ड, फॉर एग्जांपल स्नो लेपर्ड दे दिया कि स्नो लेपर्ड किस ज्योग्राफिकल जोन में पाया जाता है, एंड ऑप्शंस आपके पास रहेंगे लाइक ट्रांस हिमालयन, कोस्ट्स, आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट। तो इसी टाइप के मतलब डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो अगर आप वन बाय वन मींस एक एक एनिमल्स के बारे में डिटेल्स जान रहे हो, अगर न्यूज में हो उसको पर्टिकुलर जान रहे हो, तो यू विल इजीली गो थ्रू इट। Third one is the Indian Desert Zone. Indian Desert Zone, it consists of two provinces. The first one is the Thar Desert and the second one is the Kutch. Kutch is in the Gujarat. जितना इंडिया का टोटल ज्योग्राफिक एरिया है उसका 6.5% 6.5% is covered in the Indian Desert Zone. जो रेनफॉल है डेफिनेटली डेजर्ट है तो यहाँ रेनफॉल कितनी होगी, बहुत ही लेस होगी, less than 100 millimeter. And जो less than 100 millimeter है वो from the it varies, it is not fixed for a particular place, क्योंकि आप देखोगे डेजर्ट जोन तो पूरा राजस्थान और मतलब काफी राजस्थान का एरिया एंड गुजरात का एरिया कवर होता है, तो कहीं less than 100 millimeter है, and at some places in west it is about 500 mm. बट 500 mm इज ऑल्सो लेस। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो ये दोनों ही वैल्यूज बहुत कम है, यानी कि ओवरऑल डेजर्ट में रेनफॉल कम होता है। जब रेनफॉल कम होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली जो फ्लोरा एंड फौना है वो उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर चुका होगा। तो वहाँ पे जो श्रब्स होंगी जिनमें थॉर्न्स होंगे, थॉर्न्स मीन्स वो थोड़े नुकीले टाइप के होते हैं कि वो वाटर को जो है कंजर्व कर सकें बॉडी में, कि कोई भी प्लांट्स पे अगर थॉर्न्स हैं दैट मीन्स कि उसे कब पानी जो मिले उसके लिए वो थोड़ा सा वाटर होल्ड कर सके, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एंड जो एनिमल्स होंगे वो भी लाइक कैमल, वो उसी टाइप के मिलेंगे एनिमल्स जो वाटर को होल्ड कर सके काफी टाइम तक। जब उन्हें एक बार वाटर मिल जाए तो उन्हें नेक्स्ट टाइम वाटर की रिक्वायरमेंट काफी जो है लॉन्ग टर्म के बाद रिक्वायरमेंट हो। सेमी एरिड जोन, जब मैं मैप देखा था तो मैप में पंजाब एंड गुजरात उसके बाहर एक बाउंड्री बनी थी, दैट इज ऑफ सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन में काफी लार्ज एरियाज आता है, इट कवर्स द पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात। It have basically it have two provinces. The first one is the Punjab plains and the second one is Gujarat Rajputana areas. Total of our biogeographic zone, it represents 16.6% of the total area. 16.6% of the total area. आप लोग जो वर्बल में बोल रहा हूँ उसी से डाटा लेना, बिकॉज ये राइटिंग टच पैड इस पे लिखने में जो है थोड़ा राइटिंग प्रॉपर नहीं आती है, तो इट इज 16.6%। जो यहाँ वेजिटेशन है, वेजिटेशन में जो स्पेशली जो है उसमें थॉर्न फॉरेस्ट ऑन द हिल्स लाइक थॉर्नी ट्रीज, एकेशिया, एंजोइसस, बैरानिटीज, कैपरीज, ग्रेविया, दीज आर ऑब्जर्व्ड। एंड इन फौना ब्लैक बक, चौसिंघा, नीलगाय, gazelle, carnivores like lions and cheetahs are commonly found in this area.
The next zone is the Western Ghat zone. वेस्टर्न घाट जोन जो है वो जितने भी हमारे जोन्स हैं उसमें हाईली एनरिच्ड है. इट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. 4,000 plant species are observed in the Western Ghat zones, out of which 1,800 plant species are endemic to this zone. 1,800 plant species are endemic to this zone. जो एल्टीट्यूड वेस्टर्न घाट में रेंज करता है, इट वेरीज फ्रॉम 35 टू 2600 मीटर. 35 टू 2600 मीटर. दैट मीन्स जो वेस्टर्न घाट है हमारा, जो हमने मैप में देखा था कि इंडिया के इधर वेस्टर्न घाट में जो है हमारा लोकेटेड है, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स भी हैं, जैसे हमने बताया वेस्टर्न घाट माउंटेन्स भी हैं और कुछ प्लेन एरिया भी है. That's why the altitude varies from 35 meter to 2600 meter in that area. आपको पर्टिकुलर जो डाटा होता है, ऐसा कोई डाटा आपको याद नहीं रखना है, आपको बस हाँ ये याद रखना है कि कोई वेस्टर्न घाट जोन है तो वहाँ माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, एलिवेशन वहाँ पे कई जगह बहुत नीचे भी है और कई जगह बहुत ही हाई भी है एलिवेशन. एंड एनुअल सिमिलरली क्योंकि एलिवेशन डिफर कर रहा है तो एनुअल रेनफॉल में भी वहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा. तो एनुअल रेनफॉल आल्सो वेरीज from 2,000 meter to 7,000 millimeter. It's not meter, it's millimeter. So annual rainfall, it varies from 2,000 millimeter to 7,000 millimeter. This Western Ghat is home for the Asian elephants, gaur, tiger, lion-tailed macaw, Nilgiri tahar and Nilgiri langurs. Now the largest part of our biogeographical zone, that is Deccan Plateau zone. Deccan Plateau हमारे south में locate होता है. It have 5 provinces. The first one is the Central Highland, Chota Nagpur, Eastern Highlands, Central Plateau and the Deccan South. It represents 42% of our biogeographical zone and includes states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And it have average elevation of 600 meter. 600 meter. तो यहाँ पे जो मेन जो फौना जो मेन एनिमल स्पेसीज ऑब्जर्व की जाती है वो टाइगर, चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंघा, घड़ियाल, वुल्फ, वाइल्ड बफेलो. These all are observed in the Deccan, found in Deccan Plateau zones. The next one is the Gangetic Plain zone. Gangetic Plain zone जो है 10.8% हमारे पूरे इंडिया का कवर करता है. 10.8%. It covers the states of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and some few areas of the Odisha also. जो मेन यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसमें राइस एंड व्हीट आर द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. मेन द गैंजेटिक प्लेन इज बिकॉज ऑफ इट्स फर्टिलिटी इट इज वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस. It is further divided into 2 provinces. The first one is the Upper Gangetic Plains and the second one is the Lower Gangetic Plains. And यहाँ पे जो animals commonly observe होते हैं like नीलगाय, black buck, चिंकारा, सांबर, चीतल, etc. Now the coastal zone, it consists of 3 provinces. The first one is the West Coast, East Coast and the Lakshadweep. कि इंडिया का अगर हम कोस्टल जोन देखें, कोस्टल रीजन देखें तो इट इज वेरी लार्ज. We have a very large boundary of the coast. So it covers 7,516 kilometers.
7,516 kilometer of we have coastal boundary. इसमें से 6,100 किलोमीटर हमारे मेनलैंड पे है एंड काफी सारे जो हमारे आइलैंड्स हैं उनकी भी जो बाउंड्रीज है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जो मेन एनिमल्स यहाँ ऑब्जर्व होते हैं, एनिमल्स ऑब्जर्व होते हैं, डुंगडोंग, हम्पबैक डॉल्फिन, एस्चुराइन वाटर्स की होती हैं। डॉल्फिन जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जब भी डॉल्फिन के बारे में क्वेश्चन आए तो प्लीज एंश्योर कि किस तरह की डॉल्फिन के पूछ रहा है, गैंजेटिक डॉल्फिन, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन और जो है एस्चुराइन वाटर की, दैट पर्टिकुलर डॉल्फिन इज नोन एज हम्पबैक डॉल्फिन जो कि कोस्टल रीजन्स में पाई जाती है। हम्पबैक डॉल्फिन। Next is the northeast zone. It consists of two provinces, Brahmaputra Valley and Northeast Hills. It represents 5.2% of the entire biogeographical zone. Mainly जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय and some southern part of Assam are all included in this zone. यहाँ कुछ जो फेमस प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, so एनिमल्स में लाइक डायनासोरस and elephants, these are famous animals found in this area. पूरा में यहाँ पे टी गार्डन्स, the next one is the island zone. Island zone में दो provinces हैं, the first one is the Andaman and the second one is the Nicobar. Island zone में कुछ हमारे specific बहुत ही particular जो है कुछ species पाई जाती हैं। इसमें दो स्पेसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कोरल एंड एक होता है मैनग्रोव। जब कोई सी शोर होता है तो सी शोर पे जो वेव्स आती हैं वो डायरेक्ट हमारा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी हमारा लैंडस्केप है, बिल्डिंग्स हैं, उस पे जो है कुछ एरिया तक सैंड होता है और फिर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंड होता है। तो जो सी वेव्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली उस पर अटैक करती रहती है ताकि वहाँ डिफॉर्मेशन हो। जो कोरल होते हैं, मैनग्रोव होते हैं, वो स्ट्रक्चर के चारों तरफ जो है। तो मैनग्रोव एंड कोरल की जो मेन प्रॉपर्टी है कि जो सी वेव्स जो कॉन्टिन्यूसली आ रही हैं वो उसकी उस स्पीड को जो है डाइल्यूट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेन स्ट्रक्चर रीजन है वो जो है इफेक्ट नहीं कर पाता है। अगर मैनग्रोव या कोरल बीच में है तो जो सी वेव्स आ रही हैं वो डायरेक्ट हमारे स्ट्रक्चर जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं उस पर इफेक्ट नहीं करते, उसके जो वेव्स की जो पावर होती है उसको ये डाइल्यूट कर देते हैं, कम कर देते हैं। बट बिकॉज ऑफ टूरिज्म एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, इन सब को हम खत्म करते जा रहे हैं। कोरल्स, मैनग्रोव्स, इन सबको हटा करके जो है टूरिस्ट स्पॉट्स बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वेव्स और पावरफुली जो है स्टक करती हैं लैंडस्केप्स पे एंड जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन जो है काफी हाई होता है। तो ये सब थे बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पर्टिकुलर हर जोन के हर एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ना है। अभी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे उसमें पर्टिकुलर बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये एनिमल कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट कहाँ पाया जाता है, लेकिन हाँ एक ओवरऑल व्यू आ सकता है कि कमेंट ऑन दिस बायोजियोग्राफिक जोन्स, कमेंट ऑन पर्टिकुलर कि क्या वहाँ की चैलेंजेस हैं, वहाँ के कुछ प्लांट्स की वैरायटी, मतलब कि क्या एक वहाँ की यूनिकनेस हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे कि पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल्स के बारे में आप बताओ। The next important topic is biodiversity hotspot. It means a biogeographic region characterized by exceptional levels of endemism and by serious level of habitat loss. अगर आपने अर्थ का, ये हमारा फॉर एग्जांपल अर्थ है, तो अर्थ की दो लाइंस इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन वी हैव इक्वेटर एंड देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो हॉटस्पॉट्स हैं मींस एनरिच्ड बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ही ज्यादा एनरिच्ड है। बाकी रीजन्स में, इन सब रीजन्स में इतनी बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल नहीं है एंड लकीली इंडिया भी इसी रीजन में फॉल करता है, इक्वेटर से ऊपर यहाँ फॉल करता है, जिसकी वजह से इंडिया में भी बायोडाइवर्सिटी काफी एनरिच्ड है।
को geographical zones को if means for to quantify it as biodiversity hotspot, दो criterias हैं, they have to fulfill it. The first one is it must have at least 1500 vascular plants. कि वो जो भी जिस भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिस भी एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा वहाँ 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए. वेस्कुलर प्लांट्स क्या होता है कि वेस्कुलर मींस एक साइंटिफिक टर्म है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम. These two are responsible to carry the water throughout the plant. So इस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो एटलीस्ट उस एरिया में 1500 होने चाहिए. The second criteria is it must have 30% or less of its original natural vegetation. Means जो original natural vegetation थी उसके 30% से कम पे रह गया हो. Means जैसे कोई एक एरिया है तो कभी हमें फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेस्ट का थोड़ा एरिया ले लिया. अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे पता ही नहीं चल रहा, जो नियर बाय लोग हैं वो एनक्रोच करते जा रहे हैं, कुछ वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो गया. मींस जो टोटल वेजिटेशन रही उसका अगर 30% और लेस पे पहुंच गया है एंड वहाँ 1500 से ज्यादा वेस्कुलर प्लांट्स हैं, अगर कोई भी ज्योग्राफिक जोन इन दो क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, that will be known as biodiversity hotspot. से हम कहेंगे biodiversity hotspot. Means it is irreplaceable. कि अगर हमने इसको खत्म कर दिया तो इसको हम रिप्लेस कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ इतनी वैरायटीज हैं और अब वो 30% और लेस पे पहुंच चुका है कि अगर हमने अब उसकी केयर नहीं करी तो हम उसको रिप्लेस कभी भी कर ही नहीं सकते हैं. Those areas are known as biodiversity hotspots. ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप है जिसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दिखाए गए हैं. लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं रैंडमली बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर जा रहा है तो आप देखो तो इन दो लाइनों के बीच में ही जो है अधिकतर आपके हॉटस्पॉट जो है इसी एरिया के बीच में ही कवर हो जाते हैं. आउट ऑफ 36 हॉटस्पॉट्स 4 हॉटस्पॉट्स आर फाउंड इन इंडिया. The first one is the Himalaya. जो ये हॉटस्पॉट की डेफिनेशन होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेशन नहीं होती है. एडमिनिस्ट्रेशन मींस अगर हमें इंडिया का मैप देखते हैं सो वी आर सीइंग द बाउंड्रीज ऑफ ओनली इंडिया, लेकिन हॉटस्पॉट ऐसा नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की बाउंड्री के इधर होगा और उस तरफ नहीं होगा. डेफिनेटली वहाँ भी सिमिलर क्लाइमेट है, सिमिलर वेजिटेशन है, सिमिलर फ्लोरा है, सिमिलर फौना है, तो जो वेजिटेशन होगा वो ओवरऑल एरिया के लिए कहलाएगा. जो 4 हॉटस्पॉट्स हैं Himalaya, Indo-Burma, Sundalands, Western Ghats. These are not only meant for the Indian boundaries. These are also meant for the other countries' boundaries. जो first one है Himalaya. It is जैसे कि इमेज में शो किया हुआ है ऑरेंज कलर से. It includes the entire Indian Himalayan region as well as it also includes the portion of the Himalaya lying in Pakistan, Tibet, Nepal, Bhutan, China. Second one is the Indo-Burma region. It includes entire northeast region. जो भी इंडिया का northeast region है वो पूरा का पूरा complete करता है. And a part of it, it also includes the Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodia, and South China part. These all are included in the Indo-Burma hotspot. The third is the Sundalands, which includes Nicobar group of islands. Andaman Nicobar पढ़ते हैं, there are 2 groups, Andaman and the second one is the Nicobar. जो Sundalands है उसमें Nicobar included है, Nicobar groups हैं, and apart from it Indonesia, Malaysia, Singapore and Philippines, ये भी countries इसमें involved हैं. Fourth hotspot is the Western Ghat. तो Western Ghat का बहुत बड़ा एरिया इंडिया के पास ही है जो कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एनरिच्ड है. एंड इसके अलावा जो श्रीलंका है वो भी इसको शेयर करता है. तो वेस्टर्न घाट का हॉटस्पॉट है, इट इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड द मेजर पार्ट लाइज विद द इंडिया. Next point is IUCN Red List categories. IUCN Red List categories means IUCN is an international agency. Its full form is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
It is responsible for assessment of species all across the world. It classifies species for which enough information on population record is available into the following categories. So IUCN है वो हमेशा एक डाटा पब्लिश करता है ईयरली और कई बार जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली जिसे कहते हैं रेड डाटा लिस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब फेमस क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाता है ये डेफिनेटली कि रेड डाटा लिस्ट कौन सी एजेंसी देती है और क्या बताता क्या है। तो रेड डाटा लिस्ट जो है आईयूसीएन देती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इन्वायरमेंटल एजेंसीज बहुत ज्यादा हैं वर्ल्ड वाइड, यूएनडीपी भी है, आईयूसीएन भी है, डब्ल्यूआरआई भी है, कई सारी हैं, लेकिन जो रेड डाटा लिस्ट रिलीज करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईयूसीएन की है। तो रेड डाटा लिस्ट में वो पूरा रिलीज करते हैं कि कौन सी प्लांट्स की स्पेसीज और एनिमल्स की स्पेसीज जो है किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो डेफिनेटली जब कैटेगरीज बतानी होगी तो उन्होंने कुछ कैटेगराइजेशन भी किया होगा। तो नंबर 1 कैटेगराइजेशन जो है वो है एक्सटिंक्ट, EX। एक्सटिंक्ट मीन्स those species for which no individual is found। अब एक भी वैसा कुछ बचा ही नहीं है अर्थ पे, इट्स टोटली एक्सटिंक्ट, वैसा एक भी स्पेसीज बची ही नहीं है उनकी। फॉर एग्जाम्पल वूली मैमथ, डोडो, टस्मानियन टाइगर, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो मींस अब कोई भी इंडिविजुअल नहीं अवेलेबल है उनका, तो उस कैटेगरी को बोलेंगे एक्सटिंक्ट। सेकेंड कैटेगरी आती है दैट इज एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मींस दे extincted in wild but still they have presence on some conserved area, मे बी किसी जू में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में कंजर्व करके उनको रखा गया है। लेकिन वाइल्ड में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इंक्लूड दोस स्पीशीज व्हिच आर नोन ओनली टू सर्वाइव इन कल्टीवेशन। जो वाइल्ड एरिया जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहां पे वो खत्म हो चुके हैं, वहां वो नहीं बचे हैं। तो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस है एक्सटिंक्ट। जो एक्सटिंक्ट हो गए अगर उनकी कोई स्पेसीज कभी कभी मिल गई तो डेफिनेटली उसको कंजर्व करने के लिए सारी गवर्नमेंट्स ट्राई करेंगे। बट उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी आती है वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की, जो वाइल्ड में अब खत्म हो चुके हैं, अब बस जो हमारे कंजर्व्ड एरिया है वहीं पे ही बचे हैं, तो इनकी भी प्रायोरिटी हाई रहती है। फॉर एग्जाम्पल पनामियन गोल्डन फ्रॉग, नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसोरस, फ्रैंकलिनिया एंड सिमेटोर। उसके बाद 3 लिस्ट आती हैं दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। दिस ऑल 3 आर क्वाइट सिमिलर। अगर आप देखो कि किसी एनिमल को आपने क्रिटिकली एंडेंजर्ड रख दिया, किसी को एंडेंजर्ड रख दिया, किसी को वल्नरेबल रख दिया, दैट मींस all 3 आर फेसिंग रिस्क्स, all 3 आर डिक्लाइनिंग एट रैपिड रेट, बट द डिफरेंस इज कि रैपिड रेट किसका डिक्लाइनिंग का कितना है। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है डेफिनेटली उनका जो रैपिड रेट है डिक्लाइन का वो हाई है, कि बहुत तेजी से वो कम होते जा रहे हैं। उनके कंपैरिजन में एंडेंजर्ड में थोड़ा और कम, वल्नरेबल में और कम रहेगा उनका डिक्लाइनिंग रेट। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इन सब में यही डिफरेंस है कि जो रैपिड रेट जो उनका डिक्लाइनिंग रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में सबसे ज्यादा है, एंडेंजर्ड में उससे कम है एंड वल्नरेबल में उससे कम है। तो अगर जो स्टूडेंट्स जल्दी कंफ्यूज होते हैं कि पूछा जाता है एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, तो प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है, एंडेंजर्ड की, वल्नरेबल की नीचे है उससे। नेक्स्ट टू आते हैं दैट इज नियर थ्रेटेंड, कि मींस नियर थ्रेटेंड है, उनकी भी क्वांटिटी कम हो रही है लेकिन उतना कोई बहुत ड्रास्टिक रेट से नहीं हो रही। These species do not qualify for critically endangered, endangered or vulnerable categories at present. However, they may soon qualify in the threatened category. ये अभी तो नहीं डेंजर से बाहर है, लेकिन मे भी जो है इन फ्यूचर इसी तरह से अगर उनका पोचिंग होती रही या फिर उनके हैबिटेट को लॉस होता रहा तो डेफिनेटली वो भी जो है थ्रेटेंड में आ जाएंगे। And the last one is the least concern, means those species for which the number of individuals are abundant, कि उनकी कोई मतलब ऐसी कोई कमी नहीं है, वो abundant है, तो उनको least concern जो है IUCN ने किया हुआ है कि उनको कोई स्पेशली कंजर्वेशन के लिए उनके लिए कोई पार्क से या फिर कोई मतलब मींस कोई जू या फिर कोई नेचुरल पार्क ऐसा कुछ भी जो है नेशनल पार्क बनाने की जरूरत नहीं है।
Now the last topic is value of biodiversity. वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम अगर देखें तो डेफिनेटली आप लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा हुआ है, तो यू नो ऑल अबाउट कि बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यूज मीन्स कि गुड्स विच दे प्रोवाइड, क्योंकि जो वैल्यूज हम जो भी कंसीडर कर रहे हैं तो हमें जो मीन्स डायरेक्टली जो बेनिफिट देते हैं वो क्या देते हैं, गुड्स। हम उनसे कुछ भी ले रहे हैं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, कुछ वुड स्ट्रक्चर लिया, उनसे मिल्क लिया, एग्स लिए, मीट लिया, those all benefits are comes under the category of direct values. But there are lots of indirect values are also there. For example, plants, those biodiversities are responsible for maintaining the oxygen and CO2 balance. जो भी O2 एंड CO2 का बैलेंस है वो काफी ज्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करती है। सेकंड थिंग इज इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी अगर बायोडाइवर्सिटी लेस हुई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है हमारे टोटल इकोसिस्टम पे इफेक्ट आएगा। जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी दैट मीन्स जितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, जितने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के कंज्यूमर्स हैं, जितने ज्यादा हाई ट्रॉफिक लेवल के कंज्यूमर्स हैं, उतना ज्यादा ही बायोडाइवर्सिटी हमारी स्टेबल होगी। So mainly the direct values are the goods which we get directly from the biodiversity, from the animal or plant products, and the indirect values covers the oxygen and CO2 balance. Not only oxygen CO2 balance, the indirect values are also responsible for the like pollination of the seeds. Means जो directly हम लोगों को benefit नहीं करती है, indirectly करती है। There are some types of the value of biodiversity like consumptive value. जो फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में, तो कंजम्पटिव वैल्यू मींस कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली, लाइक all goods which we receive from the ecosystem comes under the category of consumptive value. बट इनमें से कुछ एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पूरा जो है कंजम्पटिव प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं जो हम रिसीव कर रहे हैं इकोलॉजी से, तो उसमें जो बहुत बड़ा पार्ट है दैट इज कंजम्पटिव वैल्यू, कि उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहे, दोज आर फॉर द कंजम्पशन डायरेक्टली। तो एंटायर ये पूरा का पूरा कंजम्पशन के लिए ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, तो दोज वैल्यूज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू। The entire all the good product or goods are come under the category of consumptive value, but those goods which are used in the market to sell out to produce the economy, those comes under the category of economic value. The third one is the ecological value. आप लोगों ने इकोलॉजी में पढ़ा था इकोसिस्टम में कि एक इकोसिस्टम के स्टेबलाइजेशन के लिए वहाँ पे एक प्रोड्यूसर्स का होना जरूरी है, ट्रॉफिक लेवल्स का होना डिफरेंट जरूरी है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर्स कौन होने चाहिए, देन डेफिनेटली वहाँ डिकम्पोजर्स का भी होना जरूरी है। सो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू रहेगी, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का प्रेजेंस रहेगा, उतनी ही इंपॉर्टेंट वहाँ स्टेबल जो है वहाँ का इकोसिस्टम होगा। That's why biodiversity is also play an important role for the ecological values. Social values, different countries के जो different cultural practices रही हैं, religious practices रही हैं, religious beliefs रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं social values भी biodiversity को सबने, हर religion ने, हर culture ने जो है focus किया हुआ है। For example अगर हम इंडिया को consider करें तो इंडिया में जो तुलसी है, नीम, बरगद, इन सबको काफी पहले से मींस जो सोशल बिलीफ्स हैं उन सब में इन सबको जो है कंजर्व जो है किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर तुलसी को कंजर्व किया गया है तो डेफिनेटली अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो तुलसी में ऐसे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें हेल्थ को हील अप करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल बिलीव्स दिया गया कि उन सबको कंजर्व करने के लिए, दोज आर आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल वैल्यू। फॉर एग्जांपल इंडियन बिलीव्स में एक और है कि कैट को नहीं मारना चाहिए, कैट को नहीं मारना चाहिए, ये एक सोशल बिलीफ है। तो इसका जो साइंटिफिक रीजन रहा था उस समय का, जो भी था साइंटिफिक रीजन कि कैसे क्या डेवलप हुआ, ये सब तो हमें नहीं पता, लेकिन जो आज की डेट में इसका रेलेवेंस है दैट इज बिकॉज कि अगर कहीं कोई पॉपुलेशन रह रही होती है तो उस पॉपुलेशन में अगर कोई डिजीज स्प्रेड का जो मेन खतरा होता है वो रैट से होता है। रैट के अंदर बहुत पोटेंशियल होती है किसी डिजीज को स्प्रेड करने की, एंड कैट्स आर द बेसिक कंज्यूमर्स ऑफ द रैट्स। जो रैट्स हैं उनका बेसिक कंज्यूमर है वो कैट्स का है। तो जो हमारी पुरानी सोशल बिलीफ थी कि कैट्स को नहीं मारना चाहिए, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी जो है प्रूवन होती है। तो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रिलीजन्स, लगभग सभी रिलीजन ने कवर किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं अपनी सोशल वैल्यूज से जोड़ा हुआ है।
द फिफ्थ पॉइंट इज द एस्थेटिक वैल्यू। डेफिनेटली कि कहीं भी हम किसी भी अगर इकोसिस्टम को देखें, वहाँ जितने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, जितने तरह के वहाँ फ्लोरा मिलेंगे, फोना मिलेंगे, एनरिच्ड प्लांट्स मिलेंगे, उतनी ही वहाँ की जो एस्थेटिक वैल्यूज होती हैं वो इंक्रीज करती हैं। That's all for today. एक मिनट, just a minute. One more point is left, that is ethical value. Ethical value means कि ethical practices, जब हम ह्यूमन बींग्स अपनी ग्रीड्स की वजह से जो दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो जो डायरेक्टली बेनिफिट देते हैं, उन सबको जो हम ओवर एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। एथिकल वैल्यूज का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है, दैट इज टू लिव एंड लेट अदर्स लिव। आई रिपीट, टू लिव एंड लेट अदर्स लिव। एंड इसका सबसे बड़ा जो वायलेटर है वो ह्यूमन बींग्स है, बिकॉज ऑफ देयर ओन ग्रीड्स। अर्बनाइजेशन, हमें रिक्वायरमेंट, हम फॉरेस्ट हटाए जा रहे हैं, हम दूसरे नेचुरल वेजिटेशंस पे कवर किए जा रहे हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉल्यूशन ओशंस में डंप किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एथिकल वैल्यूज लैक कर रहे हैं। एथिकल वैल्यूज लैक कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है एथिकल वैल्यूज को भी कवर करती है, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपने क्वेश्चंस आप पुट अप कर दो। एंड अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस भी आप पूछना चाहो तो मैं अपना नंबर जो है अभी शेयर कर दे रहा हूँ, आप मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप भी क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं। डन सर? हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं, क्वेश्चन आंसर्स करने अभी नहीं। गुड मॉर्निंग सर, ऑफिशियल व्हाट्सएप। मानसी, आपका जो क्वेश्चन है, इज देयर एनी ऑफिशियल व्हाट्सएप? ऐसा कोई भी ईवीएस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल ग्रुप नहीं क्रिएट किया गया है। अनऑफिशियली काफी स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं किया ऑफिशियली। सर रोहित ने पूछा है, सर जेनेटिक डाइवर्सिटी डिजीज से कैसे बचाती है? हाँ सी, अगर कोई डिजीज स्प्रेड होती है और सबका जेनेटिकली स्ट्रक्चर सेम रहा, सबके डीएनए सेम रहे, तो कोई भी जो जीन्स हैं वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर किसी का भी जेनेटिकली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं उसके मतलब कि कोई ना कोई ऐसा डीएनए डिफरेंस है जो उससे फाइट कर सकता है, तो ये जो आने वाली जो दूसरी पीढ़ियां आती हैं उनके लिए ये एडवांटेज होता है। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है, चाहे जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, स्पेसीज डाइवर्सिटी हो, चाहे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो, उतना ही हमारे इकोसिस्टम और उस पर्टिकुलर कम्युनिटीज और स्पेसीज के लिए बेटर रहता है। एनोनिमस किसी ने क्वेश्चन पूछा, कैन यू प्लीज टेल मी द बुक नेम विच शुड वी परचेज? सी एसओएल का जो स्टडी मटेरियल है दैट इज सफिशिएंट, नो नीड टू परचेज एनी बुक। उसके अलावा एक यूजीसी की वेबसाइट पे भी ईवीएस की बुक दी हुई है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाओ तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आई विल प्रोवाइड यू। रोहित ने पूछा, सर बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सी रोहित, बायोडाइवर्सिटी मींस कि वहाँ पे कितने डाइवर्स तरह के स्पेसीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं वन। केस वन मींस कोई एक फॉरेस्ट है जहाँ सिर्फ 100 एलिफेंट्स हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी वैल्यू हुई 1, यानी सिर्फ एक तरह की स्पेसीज है। लेकिन अगर कोई हम दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे लॉयन भी है, फॉक्स भी है, डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, मींस बहुत तरह के डाइवर्स स्पेसीज हैं, तो जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसीज होते हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी। उस पर्टिकुलर स्पेसीज की कितनी स्ट्रेंथ अवेलेबल है वो मायने नहीं रखता है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्पेसी 100 हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्पेसीज 2 और 3 हो। तो जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसीज होती हैं वो इसमें काउंट होती हैं। ओके, थैंक यू। प्रशांत क्लोज कर दीजिए।